नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। आरएसएस को उन्होंने नागरूपी यानी कि नाग कहा है और बीजेपी को सांप रूपी यानी कि सांप कहा है बीजेपी को, और साथ ही कह रहे हैं कि नेवला रूपी स्वामी यूपी से दोनों को खत्म करके दम लेगा। खुद को नेवला बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार वो बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन आज उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला है और आरएसएस को नाग कहा है, बीजेपी को सांप। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी मिला है। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया। नेवला रूपी स्वामी मिला है, ये अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त की बड़ी खबर। आगे लिखते हैं कि यूपी से खत्म करके ही दम लेगा ये नेवला रूपी स्वामी। अशोक तिवारी, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पहले बीजेपी पर था, अब आरएसएस पर भी हमला कर दिया है। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि जिस दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही पार्टी में कई सारे विधायकों ने उनके समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। और जब से उनका इस्तीफा हुआ है तब से लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे बीजेपी नेताओं ने उनको फोन से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन पर नहीं आए। तो आज जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट के माध्यम से जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक जवाब है बीजेपी के नेताओं को कि अब वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। क्योंकि इस तरह का जो बयान उन्होंने ट्विटर के जरिए जारी किया है, वो एक स्पष्ट संकेत और संदेश देने के लिए काफी है कि बीजेपी की तरफ से जो भी प्रयास उनको वापस बीजेपी में लाने के लिए किए जा रहे हैं, वो किसी भी तरह से सफल होने वाले नहीं है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीजेपी के ऊपर माना जा रहा है। दूसरी बात, आपको यह भी याद होगा कि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। उस दिन उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, लेकिन जब उनसे अलग से बातचीत की गई थी और उनसे पूछा गया था कि क्या समाजवादी पार्टी में जाने का उनका कार्यक्रम बिल्कुल तय हो चुका है और जितने सारे विधायक बीजेपी से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वो उनके साथ समाजवादी पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि 14 तारीख को वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे और उस दिन तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने के बाद किस राजनीतिक दल के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। क्योंकि एक सबसे जो बड़ी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है कि पहले वे अपने समाज के लोगों के साथ बैठेंगे, तमाम सारे जो विधायक इस्तीफा दे के आ रहे हैं उनके साथ अलग से बैठक की जाएगी, उसके बाद वो अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। तो अभी तक के जितने भी प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे, यानी कि एक जो कोशिश चल रही थी कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जा सके, उनको दोबारा पार्टी में शामिल किया जा सके, कई केंद्रीय स्तर के भी बीजेपी नेताओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो फोन नहीं देख पा रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है और वो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो एक बड़ा जवाब आज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट के माध्यम से दिया गया और मुझे लगता है अब इसके बाद बीजेपी में दोबारा उनके शामिल होने की फिलहाल कोई गुंजाइश या कोई ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या बचता है? अशोक तिवारी, आप बने रहे, मैं लौट रही हूं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के एक और विधायक के बगावत की खबर सामने निकल कर आ रही है। धर्म सिंह सैनी दे सकते हैं बीजेपी से इस्तीफा, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। योगी सरकार में मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी। देखिए, 2 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, अब धर्म सिंह सैनी का भी इसमें नाम शामिल है। अशोक तिवारी न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री भी एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं बीजेपी को। अब धर्म सिंह सैनी का नाम आ रहा है सामने। देखिए, सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि धर्म सिंह सैनी, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं, आयुष विभाग है उनके पास, सहारनपुर से कई बार वो विधायक रह चुके हैं, उनके इस्तीफे की खबर लगातार सामने आ रही है। इस वक्त मैं जिस सरकारी आवास में मौजूद हूं, ये 16 गौतम पल्ली है और ये धर्म सिंह सैनी का ही आवास है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनके जो आवास के भीतर तमाम सारे जो दरवाजे हैं वो बंद है, घर के आसपास कोई भी मौजूद नहीं है और लगातार उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अपने घर के पास भी नहीं है। सुबह ही वो अपने आवास से निकल गए थे। हालांकि एक आध समर्थक उनके सहारनपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार सलमानी है। ये मंत्री जी के इस्तीफे की खबर आ रही है, क्या सही है? हाँ, इस्तीफा हो चुका है। कब दिया इस्तीफा? इस्तीफा अभी थोड़ी देर पहले दिया। दे दिया? हाँ, दे दिया। तो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये तो नेताजी हमारे जो नेता है इनके धर्म सिंह जी के, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। जो भी निर्णय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे वही धर्म सिंह जी का निर्णय रहेगा। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे वो? हाँ, बिल्कुल उनके साथ जाएंगे और उनके राजनीतिक गुरु हैं, बड़े भाई हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने राजनीतिक की शुरुआत की थी। तो आपको किसने बताया कि मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया? चूंकि हम उनके क्षेत्र के, हमने खुद कंफर्म उनसे फोन करके पता किया। तो उनके सारे नंबर तो स्विच ऑफ बता रहे हैं। नहीं, उनके ड्राइवर से हमने बात करी थी, उनसे मंत्री जी से मेरी बात हो गई है। कहाँ है मंत्री जी? मंत्री जी अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल आसपास ही है। यही आसपास, इसी गौतमपल्ली सरकारी आवास के आसपास? आसपास ही है।
समाजवादी पार्टी ऑफिस तो नहीं चले गए? भाजपा के रडार से वो छुपे हुए हैं, वो सामने आएंगे 4 बजे लगभग, उन्होंने कहा मैं 4 बजे आऊंगा। अभी आवास तो उन्होंने खाली कर दिया है, आवास खाली कर दिया है, ये लौटा दिया। सामान तो सारा उनका घर के भीतर ही मौजूद है। अभी वो कल तक सामान उठा लेंगे, यहाँ से सरकारी सुविधा सब उन्होंने वापस कर दी है। तो ये उनके एक समर्थक हैं जिनका ये कहना है कि उनको भी इस बात की जानकारी मिली है कि मंत्री जी ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। ये उनके जो सरकारी आवास है उसका गेट है फिलहाल बंद है। इसके अलावा मैं आपको जो घर के दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं वो भी दिखाता हूं। आप देखिए कि यहाँ पर जो सरकारी गाड़ी है वो यहाँ पर फिलहाल आपको तस्वीरों में खड़ी हुई नजर आ रही होगी। जो सिक्योरिटी के वाहन हैं वो भी फिलहाल आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लेकिन स्टाफ में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से फिलहाल ये पुष्ट नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। लेकिन उनके समर्थकों के बीच ये जरूर चर्चा चल रही है, काफी चकल्लस है कि मंत्री जी फिलहाल इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह भी है कि धर्म सिंह सैनी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद नजदीकी बताए जाते हैं, बेहद करीबी बताए जाते हैं। और जैसा कि उनके समर्थक भी कह रहे थे कि वो शाम 4 बजे के आसपास तस्वीर और साफ हो पाएगी कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। वो गौतमपल्ली इलाके के आसपास ही मौजूद हैं। तो गौतमपल्ली इलाके के आसपास मौजूद होने का एक मतलब यह भी निकाला जाता है कि यहां से थोड़ी दूर पर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बाहर की तरफ का रास्ता है विपनेश, यहीं से आगे जाकर समाजवादी पार्टी का रास्ता भी जाता है। तो हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता से मुलाकात कर रहे हो, लेकिन ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी औपचारिक तौर पर जो उनके इस्तीफे की खबर है वो सामने नहीं आई है। लेकिन समर्थकों में ये जरूर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि अगर मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद फिर अब अगला कदम उनका क्या होगा। लेकिन जैसा कि इनके जो सहयोगी हैं वो भी बता रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके राजनीतिक गुरु हैं, जो निर्णय वो लेंगे वही निर्णय उनकी तरफ से भी लिया जाएगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उनके इस्तीफे की इस खबर पर मुहर वो खुद लगाते हैं, पत्र देते हैं अपने इस्तीफे का और मीडिया से बातचीत करते हैं, तो उसके बाद उनका ठिकाना फिलहाल वही होने वाला है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है। यानी कि कल जब 14 तारीख होगी तब उनकी रणनीति का भी खुलासा साफ हो पाएगा। यानी एक और बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आ रही हूं एक और बड़ी खबर, बीजेपी को 72 घंटे में 8वां ये झटका लगा है। विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इटावा की विधुना सीट से आते हैं विनय शाक्य, उन्होंने भी बीजेपी को झटका दिया है। लगातार हमारी नजर है अशोक तिवारी, ये एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, क्या वजह है? ये इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है? बीजेपी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए। बीजेपी तो मुझे भी कहाँ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है वहाँ राजनीति करने से क्या मतलब। अच्छा, तो विनय शाक्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधुना से विधायक हैं विनय शाक्य और इशारा कर रहे हैं कि वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जाएंगे। सुबह मुकेश वर्मा ने दिया, दोपहर में विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है एमएलए पद से। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला आरएसएस और बीजेपी पर बोला है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। उसी दिन 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर अगले दिन कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, आज भी विधायक इस्तीफा लगातार दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य श्री राथू से चुनाव लड़ेंगे और दिनेश शर्मा लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएम और डिप्टी सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय है और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ से ताल ठोकेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौशाम्बी के सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, सीएम और डिप्टी सीएम का ये कंफर्म है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, यहीं से ताल ठोकेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने ये तय किया है कि जितने भी एमएलसी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या डिप्टी सीएम हो, वो सभी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मोटे तौर पर आप ये मान कर चलिए सिर्फ औपचारिक ऐलान में अब देरी है, जो कि कल या परसों हो सकती है। लेकिन सीईसी की बैठक में एक तरीके से ये कहा जा सकता है, सोर्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या तो तय है ही। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, जो उनकी पारंपरिक सीट है और काफी पहले उन्होंने ये सीट कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, जो उन्होंने पहले बसपा के हाथों से छीना था। इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां से उस इलाके से वो पहले मेयर भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 बातें हैं
कि 3 लोगों की टिकट लगभग फाइनल है और सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, चूंकि अभी सीईसी की बैठक जस्ट खत्म हुई है और 270 सीटों पर, सिर्फ 3 फेज के ही नहीं, 4 फेज के आसपास की सीटों पर बीजेपी ने चर्चा कर ली है। 270 सीटों पर बीजेपी ने चर्चा कर ली है और कल या परसों इसमें से सीटों का ऐलान हो भी जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी जो इतनी लंबी बैठक चली और 2 दिनों से जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी, मैराथन बैठक, उसका निष्कर्ष यही है कि सीएम, डिप्टी सीएम, इन लोगों का सीट लगभग तय हो गया है। 270 सीटों पर बीजेपी ने चर्चा की है और 14 या 15, कल मकर संक्रांति के दिन, नहीं तो उसके अगले दिन शुभ वक्त देखकर 270 सीटों में से ज्यादातर सीटों की घोषणा, जिस पर चर्चा हो गई है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों का नाम पता चल जाएगा। इस बीच जो कुछ क्रूशियल सीट्स हैं, उन सीट्स को दबाकर भी रखा जाएगा, उसके नामों को रोका जाएगा, क्योंकि विधायकों के पाला बदलने का दौर भी अभी चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि किसी उम्मीदवार का नाम तय हो जाए और वो बाद में कहे कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह की फजियत कई बार राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। तो इसके लिए भी बीजेपी तैयारी कर चुकी है और जहां से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डर है, उस उम्मीदवार के नब्ज को टटोलने के बाद ही पार्टी उन सीटों पर जहां पे जिस विधायक पे उससे शक है, उससे बातचीत भी की जा रही है, उन लोगों से बात करने के बाद ही उस सीट से नाम का ऐलान होगा। लेकिन मोटे तौर पे 3 दिनों की मैराथन बैठक अब खत्म है। अभी की जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी वर्चुअल मोड से जुड़े थे। बाकी सभी उत्तर प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री समेत और बाकी सीईसी के जो सदस्य हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह, वो सब फिजिकल तौर पर बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे। 270 सीटों पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लगभग फाइनल हुआ और सिराथू सीट से केशव मौर्य होंगे, तो वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से मैदान में उतरेंगे। इतना लगभग तय हो गया है और जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे ऊपर इन तीनों का नाम होगा, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री का नाम होगा, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम्स का नाम होगा, उसके बाद बाकी उम्मीदवारों का नाम सूची में होगा। जी कुमार गौरव, जो बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं उनका भी डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, तो बहुत सोच समझकर बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है मैदान में। तो उधर सीएम का जाना अयोध्या, इधर सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का लड़ना, लखनऊ से दूसरे डिप्टी सीएम को उतारना दिनेश शर्मा को, इन सीटों का जरा मुझे महत्व समझाइए। देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, अभी तक योगी आदित्यनाथ का जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो गोरखपुर रहा है। गोरखपुर का इलाके से वो चुनकर आते रहे हैं। लेकिन अयोध्या, जैसा कि कल भी बात हुई थी और जब कोर ग्रुप में बैठक हुई थी तो मुख्य तौर पर यही बात उठी थी, क्योंकि योगी और मोदी 2 मॉडल हैं, 2 चेहरे हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार के काम यानी मोदी का चेहरा और उत्तर प्रदेश में योगी का काम यानी योगी का चेहरा, और दोनों हिंदुत्व के हैं। एक तो मठ से बिलोंग करते हैं, दूसरा हिंदुत्व का पोस्टर हुआ है मोदी लगातार बीजेपी के रहे ही हैं। तो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और बीजेपी का एजेंडा रहा है सब दिन से राम मंदिर का। पहले बीजेपी को लोग चिढ़ाते भी थे कि राम मंदिर बनाएंगे वहीं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तारीख हो गई, वहां शिलान्यास हो गया, वहां भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। तो अब बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है, चूंकि हिंदुत्व का चेहरा योगी भी है और अयोध्या को विकास का मॉडल भी मानती है बीजेपी, इसलिए हिंदुत्व का चेहरा योगी, हिंदुत्व के मुख्य जगह से अयोध्या से, और विकास का भी ये मॉडल है। तो हिंदुत्व प्लस विकास का कॉकटेल बनाकर बीजेपी अयोध्या से उनको उतारना चाहती है, ताकि पूरे प्रदेश भर में और आगे फ्यूचर की राजनीति के लिए देश में मैसेज जाए। पहली बात ये हुई। सिराथू सीट चूंकि पारंपरिक सीट है उनकी, केशव प्रसाद मौर्य की, और 2012 में उन्होंने कह सकते हैं कि बसपा का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, बसपा के हाथों से छीनकर उस सीट पर उन्होंने कब्जा 2012 में जमाया था। उसके बाद से उनके करीबी लोग या बीच में एक आध बार सीट किसी और के पास भी गया। तो सिराथू सीट मजबूत पकड़ वाली सीट है और ओबीसी चेहरा है। सिराथू सीट से उनको उतारने के पीछे मकसद ये है कि सिराथू सीट ऐसा माना जाता है कि उनके लिए आसान है, लेकिन जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे मौर्य पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, तो पूरे प्रदेश में घूमना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी चेहरे के तौर पे। और समाजवादी पार्टी जो दूसरे मौर्य को जो एक पोस्टर बनाएगी बीजेपी के खिलाफ, उसके लिए पूरे प्रदेश में उनके घूमना होगा। तो सिराथू की सीट रहेगी, उनकी पारंपरिक सीट है, वहां वो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश भर में सक्रिय रहेंगे। तीसरी बात
बात लखनऊ की बात है, ब्राह्मण चेहरा है दिनेश शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लखनऊ की सीट उनके लिए, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ माहौल खराब भी था बीजेपी को लेकर। बीजेपी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई थी कि ब्राह्मणों तक आउटरीच प्रोग्राम उनको करना है, हर ब्राह्मण के हर वोटर के घर तक उनके ब्राह्मण नेताओं को जाना है और वहां समझाना है कि योगी। ठीक है, आपने काफी डिटेल में कुमार गौरव इन सीटों का महत्व भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी के लिए, पूरी डिटेल देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यूपी की सियासत में कैसा वार पलटवार चल रहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, उन्होंने मेरे इस्तीफे का स्वागत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई करेगा स्वागत तो मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। 12 एमएलए और भी हैं आपके साथ। अरे यार, मैं खाली हूँ कि कितने हैं कितने नहीं हैं ये 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, गरीब और वंचित समाज के लोगों ने जो पूरा अपना आशीर्वाद सहयोग दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण 2/3 बहुमत से बनवाने का काम किया है। 5 साल तक वो तड़पते रहे अपने सम्मान और पहचान के लिए, इनको सम्मान पहचान नहीं मिल पाए, आप सभी लोग जानते हैं। के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए, और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं जो ये हातिम सिंह सरकार बनी है, जिसने इतना कलह मचा रखी है हमारे पिछड़ों व दलितों के ऊपर, हम लोग और अखिलेश मिलकर उसको हटाना चाहते हैं। बड़ी तीखी नजर से समाज उस कुर्सी को देख रहा है, इसके लिए वो जरूर लामबंद होगा। अच्छा, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही रहेंगे, सब लोग सहमत हैं इस पर? इस पर सभी पार्टियों की सहमति है या नहीं है, लेकिन हमारी जरूर सहमति है। में जो आए उनका स्वागत है, उनसे पार्टी को मजबूती सर जो गए हैं उनका, देखिए अखिलेश जी नौजवान हैं, लेकिन अखिलेश जी चापलूसों में घिरे हुए हैं और जिन लोगों ने घेर रखा है वो लोग समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अखिलेश जी को खत्म करना। और ये खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस ने आज यूपी के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान खुद प्रियंका गांधी ने किया और कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पहली बार 2022 में आप उत्तर प्रदेश में चुनावों में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी देख पा रहे हैं, इतिहास में पहली बार। और ये कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और इस बार नारा भी दिया है प्रियंका गांधी ने कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शिकोहाबाद से शशि शर्मा को टिकट दिया है, संभल से निदा अहमद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 25 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। सीधे रुक कर लेते स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनते हैं। समाजवादी पार्टी में कितने लोगों के साथ, आपके साथ और कौन कौन लोग जा रहे हैं? कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की बड़ी भीड़,
विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी में वो भी कल देख लीजिएगा। 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, कितने लोग होंगे? आप जितनी भी गिनती गिन सकेंगे वो सब आपको मौके पर मिलेगा। आखिरी सवाल है, अभी आपने ट्वीट किया है और आपने कहा है कि आरएसएस को साफ बताया है और बीजेपी को भी आपने कहा है। जो दूसरों का हक निकले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निकल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और शाप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। इस वक्त हमारे साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। बीजेपी की साजिश का करारा जवाब दूंगा, और कल उन्होंने क्या है, दमखम के साथ वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और इससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था उनकी जुबान से खुद सुना आपने कि आरएसएस को नाग कहा है और बीजेपी को सांप कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।